Good afternoon, dear learners. Welcome to my channel, English Literature by Rashipada. This is your Professor Guide Rashipada for UGC NET JRF. आज के सेशन में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाए हैं रिगार्डिंग पेपर 2. स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. Who among the following was the author of the Voice of the Beagle? Voice of the Beagle एक बहुत ही फेमस वर्क है. किसका है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस में है हमारे पास मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डार्विन, जॉन हेनरी न्यूमैन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल. आपको ये बताना है कि ये वर्क किसका है. द आंसर इज चार्ल्स डार्विन. इस वर्क के बारे में देख लेते हैं. इस वर्क का फुल टाइटल है जर्नल एंड रिमार्क्स द वॉइस ऑफ द बीगल, जो कि आपका 1839 में पब्लिश हुआ है. इसका पब्लिकेशन डेट याद रखना जरूरी है. ये आपका एक ट्रैवल लिटरेचर है और साइंटिफिक जर्नल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. ये आपको डार्विन की 5 इयर्स की जर्नी के बारे में बताता है जब वो HMS बीगल में थे और वहां पे साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके बारे में ये बताता है. उसके साथ साथ गैलापागोस आइलैंड को भी इन्होंने अपने इस वर्क में बताया है कि उसके बारे में इनको क्या एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ लुईस मैकनीज वेर पब्लिश्ड. यहाँ पे आपको लुईस मैकनीज के वर्क को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. द फर्स्ट वर्क इज संडे मॉर्निंग, नेक्स्ट बैकपाइप म्यूजिक, स्टार गेजर, इंटायरली एंड प्रेयर बिफोर बर्थ. द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, जो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी है. एक बार सबका सारे वर्क्स का पब्लिकेशन डेट हम लोग देख लेते हैं. संडे मॉर्निंग जो है इनका ये 1936 में पब्लिश होता है. बैकपाइप म्यूजिक 1938, स्टार गेजर 1963, इंटायरली 1940 एंड प्रेयर बिफोर बर्थ 1944. एक बात आपको जो और याद रखनी चाहिए वो ये है कि प्रेयर बिफोर बर्थ जो है इनका वर्क, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिखा गया था. इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि लुईस मैकनीज एक ग्रुप से काफी ज्यादा एसोसिएटेड थे. एक बहुत ही फेमस ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है ऑर्डन ग्रुप. आज आपको घर जाके बस इतना करना है कि आप ऑर्डन ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे कि ऑर्डन ग्रुप क्या है, ऑर्डन ग्रुप के मेंबर्स कौन थे, ऑर्डन ग्रुप किस मोटिव से फॉर्म किया गया था. ये सारी चीजें आपको देख लेनी है. नेक्स्ट पॉइंट, लुईस मैकनीज के बारे में आपको जो पता होना चाहिए वो है इनका डेट ऑफ बर्थ. इनका डेट ऑफ बर्थ है 1907. ये एक बहुत ही फेमस, लुईस मैकनीज एक बहुत ही फेमस आयरिश पोएट है हमारे पास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. Which of the following were written by Thomas Love Peacock? इसमें आपको सिंपल सा ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क है जो थॉमस लव पिकॉक ने लिखा है. हेडलॉन्ग हॉल, नाइटमेयर एबे, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस, द स्पिरिट ऑफ द एज, स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएम्स. आपका इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी, यानी कि इनका वर्क है हेड हॉल लॉन्ग एंड नाइटमेयर एबे. एक बार थॉमस लव पिकॉक के बारे में हम लोग देख लेते हैं. थॉमस लव पिकॉक का डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे नेट पर्सपेक्टिव से. इनका बर्थ हुआ था 1785 में. ये अपने सटायरिकल कॉमिक रोमांस नॉवेल के लिए काफी फेमस है. ये अपने नॉवेल्स में रोमांस को बहुत ज्यादा सैटिराइज करते हैं. इनका जो वर्क है हेड हॉल लॉन्ग, ये 1816 में आया था और नाइटमेयर एबे 1818 का वर्क है. नेट के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क अगर किसी इंपॉर्टेंट राइटर का है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में उसको सेट करने के लिए दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू वर्क्स, थॉमस लव पिकॉक का और एक बहुत फेमस वर्क है हमारे पास, क्रोशेट कैसल. ये वर्क जो है इनका 1831 में पब्लिश होता है. तो ये बाकी के वर्क्स किसके हैं ये एक बार हम लोग देख लेते हैं. द स्पिरिट ऑफ द एज, ये वर्क जो है विलियम
हैजलिट का है और ये 1825 में पब्लिश होता है। इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस जो है आपका वॉल्टर सैवेजर का वर्क है। ये आपका वर्क वॉल्टर सैवेजर लैंडर का वर्क है और ये आपका 1824 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थॉमस लव पिकॉक के कुछ और वर्क्स के नाम मिल जाते हैं जिसका पब्लिकेशन डेट और नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नेम रेनेगाल्ड इन रशिया। आपको बताना है कि ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो है रेनेगाल्ड इन रशिया किसने लिखा है। ऑप्शंस में है हमारे पास हेक्टर ह्यूग मुनरो, लियो टॉल्स्टॉय, ऑस्कर वाइल्ड, विलियम कार्लोस विलियम्स। इसका आंसर है हेक्टर ह्यूग मुनरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये बनता है कि हेक्टर ह्यूग मुनरो जो है ये तो एक ब्रिटिश राइटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका पेन नेम था, इनका पेन नेम है साकी। किसी भी राइटर का अगर पेन नेम आपको मेंशन्ड है कहीं पे भी तो वो आपको पता होना चाहिए, वो नेट पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारा बनता है। इनके कुछ और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के यहाँ पे नाम हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ऊपर हमारा जो वर्क था रेनेगाल्ड इन रशिया वो 1910 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉड कचरू, जिनको हम लोग ब्रिज कचरू के नाम से भी जानते हैं, इनका वर्क है थ्री सर्कल्स ऑफ इंग्लिश। इस वर्क में ये ऑब्जर्व करते हैं दैट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर सेपरेटेड इनटू थ्री ग्रुप्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो थ्री ग्रुप्स कौन से। ऑप्शन है आपके सेंट्रल सर्कल, मिडिल सर्कल, पेरिफेरल सर्कल। बी प्राइमरी सर्कल, सेकेंडरी सर्कल, टेरिटरी सर्कल। सी इनर सर्कल, आउटर सर्कल या एक्सपैंडिंग सर्कल। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इनर सर्कल, मिडिल सर्कल और आउटर सर्कल। इसका आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपैंडिंग सर्कल। टॉड कचरू के बारे में हमें जानना चाहिए। टॉड कचरू एक इंपॉर्टेंट राइटर है नेट पर्सपेक्टिव से, हर जगह इनका क्वेश्चन देखा जाता है। टॉड कचरू जो है ये आपके इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट कौन होता है? जो लिंग्विस्टिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। टॉड कचरू का बर्थ जो है वो 1932 से 2016 तक इनका बर्थ एंड डेथ ईयर है। यहाँ पे इनका ये जो वर्क है थ्री सर्कल्स ऑफ इंग्लिश, इस वर्क में ये हमें ये बताते हैं कि इंग्लिश कंट्री स्पीकिंग कंट्रीज जो है वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपैंडिंग सर्कल। ये होता क्या है? इनर सर्कल के लिए ये बोलते हैं कि इनर सर्कल में हमारे पास उस तरह की कंट्रीज आती हैं जो कि नेटिव है इंग्लिश लैंग्वेज के, वो नेटिव है इंग्लिश स्पीकिंग के, जैसे कि यूके और यूएसए। आउटर सर्कल, आउटर सर्कल के लिए ये बोलते हैं कि ये उस तरह की नेशंस है जिनका इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है उनका, जैसे कि इंडिया। हमारा मेन लैंग्वेज इज हिंदी बट आवर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। और एक्सपैंडिंग सर्कल उस तरह की कंट्रीज होती हैं जिनका इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो उनका फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि चाइना एंड रशिया। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following novel is not written by Amitav Ghosh? Sea of the Poppies, Flood of Fire, Gun Island, English August। इजी क्वेश्चन है। अमिताभ घोष आपका नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इनसे हर साल क्वेश्चन देखा जाता है। इनके वर्क्स का सारा समरी किया हुआ होना चाहिए आपका, समरी, कैरेक्टर, पब्लिकेशन डेट, हर जगह से इनका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे इंग्लिश ऑगस्ट जो वर्क है वो इनका नहीं है, वो वर्क जो है मन्यू चैटर्जी का है। इसके बाद
यहाँ पे कुछ वर्क्स आपके दिए हुए हैं अमिताभ घोष के, और उनका पब्लिकेशन डेट साथ में दिया है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्ले राइट हु हैज रिटन लैरेन साहिब। आपको बताना है कि ये वर्क लैरेन साहिब किसने लिखा है। जीवी पाटिल, दीना मेहता, गुरुचरण दास और प्रताप शर्मा। इसका आंसर है आपका गुरुचरण दास। गुरुचरण दास ने ये वर्क लिखा है लैरेन साहिब। ये लैरेन साहिब जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। इसके अलावा गुरु लैरेन साहिब के अलावा उसमें हमारे और दो प्लेस आते हैं जिनका नाम है मीरा एंड जाखू हिल। ये दो वर्क्स हैं इनके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948? बाबू राजेंद्र प्रसाद, डी.एस. कोठारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है एस राधाकृष्णन। अब यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कमीशन रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है, कमीशन वाला जो सेक्शन है आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास एक यूनिट है हायर एजुकेशन, जो कि आपका पेपर 1 का यूनिट है। इसमें भी इन कमीशन से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? हिकीज बंगाल गैजेट, जॉन्स कैलकाटा गैजेट, विलियम्स इंडियन गैजेट और सेल्सबरी मद्रास गैजेट। इसका आंसर है आपका हिकीज बंगाल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे वर्क्स को उनके राइटर्स के साथ मैच करना है। तुगलक, द गॉडेस स्पीक्स, माई फॉरेस्ट, टुवर्ड्स मैरिज और राइटर्स है वीके गोकक, एम.वी. राम शर्मा, गिरीश कर्नड एंड वी.डी. त्रिवेदी। तुगलक जो है सबसे इजी मैच है, सबसे पहले हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तुगलक गिरीश कर्नड ने लिखा है। गिरीश कर्नड नेट पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इनके सारे प्लेस को क्रोनोलॉजी में पुट करने बोला जाता है। ज्यादातर कैरेक्टर्स के कभी क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं, तो पब्लिकेशन डेट इनके वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनका जो तुगलक है 1964 में आया था और ये गिरीश कर्नड ने लिखा है। ए का 3 हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, विच इज आवर राइट आंसर एज वेल। इसके बाद द गॉडेस स्पीक्स वीके गोकक का वर्क है। माई फॉरेस्ट वी.डी. त्रिवेदी का वर्क है एंड टुवर्ड्स मैरिज एम.वी. रामा शर्मा का वर्क है। आज आपको जाके एक बार इन राइटर्स के बारे में खाली पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले एक बार हम लोग बाकी वर्क्स के भी पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं। द गॉडेस स्पीक्स जो है आपका वो 1955 में पब्लिश हुआ था। माई फॉरेस्ट 1968 में पब्लिश हुआ था एंड टुवर्ड्स मैरिज 1960 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ गिरीश कर्नड इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन? लीजिए, अभी ऊपर ही बात किया कि क्रोनोलॉजी में आ सकता है और यहाँ पे क्रोनोलॉजी में गिरीश कर्नड के वर्क्स को सेट करना है। इनके प्लेस है हयावदन, नागामंडला, तुगलक, ययाति एंड बाली द सैक्रिफाइस। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हयावदन जो है वो 1971 में पब्लिश होता है। नागामंडला 1988 का इनका वर्क है। तुगलक 1964, ययाति 1961, बाली द सैक्रिफाइस 1971 का इनका वर्क है। अब इसको क्रोनोलॉजी में सेट करेंगे तो आपका आंसर आता है DCAEB, यानी कि ययाति, तुगलक, हयावदन, बाली द सैक्रिफाइस एंड लास्ट में आपका नागामंडला। इसके अलावा गिरीश कर्नड का 2 और इंपॉर्टेंट प्ले हम देख सकते हैं। द फायर एंड द रेन 1977 का इनका ये वर्क है एंड ताले डंडा। ताले डंडा इनका 1990 का वर्क है। इनके वर्क्स में से एक चीज और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गिरीश कर्नड
हर जगह इंडियन मिथ को लेके काफी लिखते हैं, या तो इनकी स्टोरीज आपकी महाभारत से इंस्पायर्ड है, या तो इनकी स्टोरीज कहीं रामायण के किसी पात्र से इंस्पायर्ड है। वो आपको ध्यान रखना है कि इनका कौन सा वर्क किस मिथ को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन भी आपका नेट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्लेस एन इन्फ्लुएंस ऑफ यक्षगना फोक ट्रेडिशन इन हिज प्लेस। ये क्वेश्चन का आंसर तो अभी आपको बता ही दिया मैंने कि गिरीश कर्नाड जो है अपने वर्क्स में हमेशा एक मिथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे यक्षगना फोक ट्रेडिशन कौन अपने प्लेस में फॉलो करता है? द आंसर इज गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of these plays by Girish Karnad share its themes with Thomas Mann's The Transposed Heads? आपको बताना है कि गिरीश कर्नाड का कौन सा ऐसा प्ले है जो थॉमस मान के द ट्रांसपोज्ड हेड से थीम शेयर करता है। द आंसर विल बी ययाति। नो आई एम सॉरी, इसका आंसर होगा हयावदन। Next question, question number 14. Identify the character who is not the group of 3 protagonists in गिरीश कर्नाड हयावदन। आपको बताना है कि हयावदन गिरीश कर्नाड का जो प्ले है उसमें से कौन सा कैरेक्टर आपका प्रोटेगोनिस्ट नहीं था। इसका आंसर है गौतम। मैच द फॉलोइंग है, राइटर्स को उनके वर्क से मैच करना है। मुल्कराज आनंद, राजा राव, प्रेमचंद, गिरीश कर्नाड। वर्क से हमारे पास प्रेमाश्रम, द कैट एंड द शेक्सपियर, कूली एंड नागामंडला। ये सारे वर्क्स आपके ओवर टाइम नेट के लिए पढ़े हुए हैं। इजी सा क्वेश्चन है, तुरंत मैच होगा। इसको मैच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी मैच हम लोग पहले कर लेते हैं मुल्कराज आनंद का कूली। कूली आपका 1936 में पब्लिश हुआ है। इसके बाद राजा राव का द कैट एंड द शेक्सपियर। द कैट एंड द शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ है? इसका पब्लिकेशन डेट आपको याद रखना है 1965। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रेमचंद। प्रेमचंद का सबसे फेमस वर्क है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम पब्लिश हुआ है 1922 में। और लास्ट में गिरीश कर्नाड का नागामंडला विच इज 1988 में प्ले पब्लिश हुआ है। नागामंडला एज अ बुक आपका 1999 में पब्लिश हुआ है। ये याद रखने का पॉइंट है। तो इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरीश कर्नाड हयावदन ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हूम। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। एक तो आपको हयावदन जो है ये पता चल गया यहाँ पे कि वो ओरिजिनली रिटन है कन्नड़ लैंग्वेज में। आपको ये बताना है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करता है। यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड खुद यानी कि प्ले राइट हिमसेल्फ, जी.एस. अमूर या ए.के. रामानुजन। इसका आंसर है द प्ले राइट हिमसेल्फ। गिरीश कर्नाड जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में अपने प्लेस को ट्रांसलेट भी करते थे। तो बहुत सारे इनके प्लेस हैं जो ट्रांसलेट किए गए हैं इनके द्वारा एंड दूसरों के द्वारा। इनका एक प्ले है तुगलक। ये तुगलक प्ले जो है इनका एक हिस्टोरिकल प्ले है और ये प्ले ए.के. रामानुजन ने इनका ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे गिरीश कर्नाड का वर्क का पब्लिकेशन डेट पता होना चाहिए। तो हयावदन का हमने कन्नड़ लैंग्वेज में ऑलरेडी पब्लिकेशन डेट देखा है। ये इंग्लिश में कब ट्रांसलेट होके आया? 1975। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु इज अ साइकी इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी। सबसे पहले तो ये पोएम आपको पढ़ना है। ये पोएम से क्वेश्चन बनते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है नेट में। अ मॉर्टल वुमेन, क्यूपिड, एन इमॉर्टल वुमेन और वीनस। इसका आंसर है क्यूपिड और ये वर्क जो है इनका 1820 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है अगेन। नॉवेल को राइटर्स से मैच करना है यहाँ पे। वेटिंग फॉर महात्मा, सो मेनी हंगर्स, द सोड एंड द सिकल, डिस्टेंट ड्रम। राइटर्स है भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मनोहर मालगोनकर, मुल्कराज आनंद। इजी है। आर.के. नारायण है आपका वेटिंग फॉर महात्मा और जैसे ही आप इसको मैच करते हो आपका सॉल्व हो जाता है विच इज द फर्स्ट आंसर। सो मेनी हंगर्स भवानी भट्टाचार्य,
द सोड एंड द सिकल है आपका मुल्कराज आनंद एंड डेस्टिन ड्रम इज मनोहर मालगुनकर। सारे वर्क्स का एक बार पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं हम लोग। सो मेनी हंगर्स जो है आपका ये 1947 में आया था। इसके बाद आपका वेटिंग फॉर महात्मा 1955, द सोड एंड द सिकल जो वर्क है आपका 1942 का वर्क है एंड डिस्टेंट ड्रम जो है आपका 1960 का वर्क है। ये सारे वर्क्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए, इनका समरी, इनका कैरेक्टर, इनका प्लॉट लाइन पता होना चाहिए, इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लेन स्पीकर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय इंग्लिश राइटर एंड क्रिटिक। आपको बताना है कि ये जो वर्क है किसने लिखा है, सैमुअल जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट या थॉमस डिक्वेंसी। इसका आंसर है विलियम हेजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट्स अ प्रॉब्लम इज अ नॉवेल बाय। ये वर्क किसने लिखा है आपको बताना है, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स किंग्सले। चार्ल्स किंग्सले ने ये वर्क लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथेटिक फैलेसी, इसके बारे में पता रहना चाहिए। आज आपको घर जाके रीड करना है व्हाट इज पैथेटिक फैलेसी। किसने कॉइन किया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन रस्किन, विलियम वर्ड्सवर्थ या टी.एस. इलियट। वेरी गुड, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने यह आंसर किया है। इसका मतलब होता है द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू नेचर ऑन इनएमेट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, Language as Symbolic Action, published in 1966, is a work by Roland Barthes, Kenneth Brooke, Ferdinand de Saussure और Jacques Derrida। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फर्डिनेंड डी सस्योर। फर्डिनेंड डी सस्योर एक लिंग्विस्ट है। नेक्स्ट है, हु रोट द डेड ऑफ द ऑर्थर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नेट में। इसका आंसर है रोलैंड बार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस वाज डेवलप्ड बाय जैक्स लकान, जैक्स डेरिडा, माइकल फूको और रोलैंड बार्थ। द आंसर इज जैक्स डेरिडा। Next question, which of the following poems of Chaucer is considered the first novel in English? Chaucer का ऐसा कौन सा पोएम है जिसको हम लोग फर्स्ट नॉवेल भी बुलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का? द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और ट्रॉयलस एंड क्रिसेड। द आंसर इज ट्रॉयलस एंड क्रिसेड। नेक्स्ट, रिपनेस इज ऑल अटर्ड बाय। ये फेमस लाइन कोटेशन किसने बोला है? किंग लियर में ये बोला गया है, ये याद रखना है आपको। किसने बोला है यहां पे? तो किंग लियर में एडगर एक कैरेक्टर है, वो बोलता है ये एक्ट 5 सीन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Samuel Johnson Lives of the Poets, his most detailed discussion of the metaphysical poet and their style appears in the life of which poet? John Donne, Abraham Cowley, Andrew Marvell or Richard Crashaw? The answer is Abraham Cowley. इस वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वर्क 1779 से लेके 1781 के साइकिल में पब्लिश होता है। इसमें टोटल 52 राइटर्स की बायोग्राफीज दी गई हैं और ये बायोग्राफीज इनके डेथ डेट के ऑर्डर में है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास अब्राहम काउली का है, जहां पे उन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट वर्क, विच अमेरिकन राइटर इज मैच्ड करेक्टली विद देयर फेमस प्रोटैगनिस्ट? मार्क ट्वेन, हर्मन मेलविल, जेडी सैलिंजर और रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। वर्क्स, इनके कैरेक्टर्स का नाम है हॉल्डन कॉलफील्ड, इशामेल, जिम हॉकिंस, हक फिन। ऑप्शंस दिखाएं। ओके, आपको इसी में से मैच करना है। तो हरमन मेलविल का जो है ये बी नंबर ऑप्शन सही है, ये सही कैरेक्टर मैच्ड है।
क्योंकि मार्क ट्वेन हक फिन यहां आ जाएगा तो वो सही मैच नहीं है इसमें। एक बार देख लेते हैं, मार्क ट्वेन में आपको हक फिन का कैरेक्टर मिलता है। मार्क ट्वेन ने बनाया कौन से वर्क में? द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। हरमन मेनविल ने इशामेल का कैरेक्टर डिजाइन किया है अपने वर्क मोबी डिक में। जेडी सैलेंजर ने होल्डन कॉफील्ड का कैरेक्टर डिजाइन किया है अपने वर्क द कैचर इन द राय में। एंड रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने जिम हॉकिंस का अपने वर्क ट्रेजर आइलैंड में। इन सारे वर्क्स का पब्लिकेशन डेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the literary device prolepsis primarily used for? To refer to events that happen before the narrative begins, to introduce an unexpected twist or surprise in the plot, to depict a simultaneous event happening at the same time as the narrative, or to introduce a future event as if it has already happened. The answer is D, to introduce a future event as if it has already happened. It is a kind of literary device, prolepsis. Next question, which of the following options correctly matches the literary devices with their definition? Chiasmus, the repetition of a word or phrase in immediate succession for emphasis. Next is kenning, a type of understatement where a negative statement expresses a positive idea. The third one is malapropism, the use of a compound word or phrase to replace a noun, often found in Old English poetry. Or litotes, a rhetorical device where a word applies to multiple parts of the sentence in different ways. आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अपने डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। The answer is A, chiasmus. इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको जाके आज इनको पढ़ना है कि ये क्या है। ओवर टाइम नेट में इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, which of the following literary figure was responsible for the establishment of the periodical The Watchman in 1796, a venture that was integral to his political and poetical writings? Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, Robert Osborne and Edward Jordan, or Nathaniel Bates? Answer is A. That's all for today's session. Let's end this session here. And tomorrow I'll come with few more questions. Have a lovely reading. See you. Bye.